मुगलों को हमेशा अपनी मंगोल जड़ों पर गर्व था। उनकी वंशावली महान चंगेज खान तक जाती है, लेकिन चंगेज खान से जुड़े होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि मुगल चंगेज खान के दूसरे खानदानी वंशजों से बचे हुए थे। भारत में अकबर, जहांगीर, शाहजहां के टाइम तक तो मंगोलों ने मुगलों को परेशान नहीं किया था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों को सचमुच अपने ही कबीले से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। यह लड़ाई लड़ी गई थी साल 1679 में, जब मुगल बादशाह औरंगजेब सत्ता पर था। यह वो दौर था जब अपने भाइयों की हत्या करके औरंगजेब ने गद्दी को सुरक्षित कर लिया था और अपने सपने यानी दक्कन को जीतने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर उसे एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसके बाद उसे अपने पूर्वजों की संतान से लड़ाई लड़नी पड़ी। इस चिट्ठी के बाद एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में बास्को की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। आज भले ही इस युद्ध के बारे में लोग कम ही जानते हैं, लेकिन ये लड़ाई भारत और चीन से होने वाले विवाद से भी जुड़ी हुई है। क्या थी ये लड़ाई, कैसे इसमें मंगोलों और मुगलों के अलावा और भी कई ताकतें लड़ रही थी, क्यों यह युद्ध हुआ था और किसकी इसमें जीत हुई थी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह कहानी शुरू होती है लद्दाख से। लेह से कारगिल जाने वाले हाईवे पर करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है बास्गो। आज भले ही ये एक सुनसान गांव है, लेकिन कभी यहां पर एक किला हुआ करता था और एक बेहद पुराना बौद्ध मठ भी होता था। इस किले को ही साल 1679 में चारों तरफ से घेर लिया गया था। इसे घेरने का काम किया था मंगोलों ने। लेकिन मंगोलों और मुगलों की इस लड़ाई को हम जाने उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मंगोल फौज ने लद्दाख पर हमला किया क्यों। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 400 साल पहले, यानी 1624 के तिब्बत की ओर। ये वो टाइम था जब तिब्बत एक देश या फिर राज्य नहीं था, बल्कि कई हिस्सों में बटा हुआ जमीन का टुकड़ा था, जहां कई राजा रूल करते थे। इन राजाओं की आपस में लड़ाई होती थी। तिब्बत में दो तरह के बौद्ध समुदाय भी थे, एक रेड हैट और दूसरा येलो हैट। ये दोनों तरह के लोग सदियों से लड़ते चले आ रहे थे। एक तरफ जहां येलो हैट तिब्बत में ताकतवर थे, जिसके नेता थे दलाई लामा, वहीं दूसरी तरफ भूटान में रहने वाले रेड हैट्स भूटान की ओर ताकतवर थे। अब इन दोनों गुटों में आपस में लड़ाई होती रहती थी, लेकिन कभी भी दोनों के बीच में फैसला नहीं हुआ। फिर इसी बीच मंगोलों की एंट्री होती है इस लड़ाई में। तब मंगोलों का राजा राज्य करता था, जिसे जुंगा खनात कहते हैं। यह आज के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत तक फैला हुआ था। इन्हीं के कंट्रोल में आज का अक्साई चीन का इलाका भी था। अक्साई चीन माने तिब्बत के पड़ोसी। यही वजह है कि तिब्बत की पॉलिटिक्स में सीधा सीधा दखल होता था मंगोलों का। इसी बीच मंगोलों ने तिब्बत के येलो हैट को सपोर्ट कर दिया। मंगोल सुल्तान अल्तान खान के सपोर्ट में चलते ही येलो हैट ज्यादा ताकतवर हो गए और दलाई लामा इस तरह से तिब्बत के राजा के बराबर हो गए। खैर, अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि दो गुट रेड हैट और येलो हैट की लड़ाई में मंगोल जो थे उन्होंने तिब्बती दलाई लामा यानी कि येलो हैट को सपोर्ट कर दिया। इसी बीच एंट्री होती है लद्दाख की। दरअसल हुआ यह था कि लद्दाख के राजा नामग्याल ने 1670 के दशक में भूटान को अपना सपोर्ट कर दिया, यानी कि रेड हैट्स को। अब इस बात से नाराज हो गए दलाई लामा, जो भूटान से पहले से नाराज बैठे थे। इस तरह लद्दाख भी भूटान की तरह ही तिब्बत का दुश्मन बन गया, और तिब्बत से दुश्मनी का मतलब था मंगोलों से दुश्मनी। और आगे चलकर यही हुआ भी। दलाई लामा ने घोषणा कर दी कि लद्दाख उनका दुश्मन है। वो मौके की तलाश में थे जिससे लद्दाख के होश को ठिकाने लगाया जा सके। इसी बीच एक घटना होती है। दलाई लामा को पता चला कि लद्दाख में येलो हैट्स को परेशान किया जा रहा है। इस बात का फायदा उठाकर लामा ने अपने दोस्त और मंगोल सुल्तान गुशी खान को लद्दाख पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। अब यहां पर याद रखिएगा, मंगोलों और दलाई लामा की पहले से दोस्ती है, इसलिए मंगोल आसानी से हमले को तैयार भी हो गए। फिर मंगोल फौज निकल गई लद्दाख पर हमले के लिए। रास्ते में लद्दाख के कुछ दुश्मन भी थे जो मंगोलों के साथ हो लिए। इसमें से एक राजा थे जिनका नाम था खेरी सिंह। वो बुशर रियासत के राजा थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के टाइम पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन्हीं के वंशज थे। खैर, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा था, इसलिए खेरी सिंह ने मंगोलों की मदद करके स्पीति को अपने कब्जे में करने की पेशकश की। इसके लिए मंगोल मान भी गए। इस तरह तीन संयुक्त ताकतों के साथ
पैगोंग झील के आसपास चांगथांग में लद्दाखी सेना का सामना हुआ, जो कि पारंपरिक रूप से लद्दाख और तिब्बत के बीच की सीमा मानी जाती है। एक लंबी मुठभेड़ के बाद मंगोल तिब्बती सेना ने लद्दाखी सेना को जीत लिया। सेना कम थी, जिसके चलते लद्दाख की सेना को भागना पड़ा और लद्दाख के राजा गलप नामग्याल को बाजगो के किले में शरण लेनी पड़ी। एक साथ तीन राज्यों की सेनाओं से लड़ने वाले नामग्याल डरे हुए थे। वो अकेले लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। इसी बीच उन्होंने भारत की सबसे बड़ी ताकत से मदद मांगने की सोची। तब भारत क्या, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में मुगलों का नाम शामिल था। औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी और भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा था। इसलिए चुपके से एक दूत को नामग्याल ने कश्मीर की ओर भेजा, जहां पर इब्राहिम खान नाम का एक मुगल गवर्नर तैनात था। जब इब्राहिम खान को नामग्याल की ये खबर मिली तो उसने सबसे पहले दिल्ली को खबर किया। यहाँ लाल किले में दिल्ली की गद्दी पर बैठे औरंगजेब के लिए लद्दाख के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक तो लद्दाख का टेरेन बहुत खराब था, ऊपर से वहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। लद्दाख में बिना सर्दियों के कपड़े के लोग रह ही नहीं सकते थे। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए लोग वहाँ आज भी जैकेट पहनते हैं, और ऐसे ही जैकेट मैंने मिंत्रा पर भी देखी थी, जो काफ़ी कंफर्टेबल और सर्दी को रोकने वाली जैकेट है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस जैकेट को खरीद सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। खैर, लद्दाख जैसी जगह पर औरंगजेब का फायदा था नहीं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि लद्दाख की मदद करके वो यहाँ की पश्मीना कपड़े के ट्रेड पर काबू कर लेगा। इसीलिए औरंगजेब ने 2 शर्तों के साथ मदद भेजने की पेशकश की। पहली शर्त थी कि पश्मीना के व्यापार में औरंगजेब को हिस्सा मिलेगा। दूसरी शर्त थी कि लद्दाख के राजा गल्पो नामग्याल को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इधर लद्दाख के राजा के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, मुगलों की मदद के बिना वो कुछ कर सकते नहीं थे। इसलिए उन्होंने पहली शर्त को तो मान लिया, लेकिन दूसरी शर्त को मानने को लेकर इतिहास में विवाद है। मुगल इतिहासकारों का मानना है कि राजा ने इस्लाम कबूला था, वहीं कुछ का मानना है कि राजा ने ऐसा नहीं किया था। एक कहानी यह भी कहती है कि राजा ने जनता के डर से बात को छुपा कर रखा। अब असलियत जो भी रही हो, अंत में हुआ ये कि मुगलों ने लद्दाख की मदद की और मंगोलों से युद्ध किया। अब कहानी पर वापस आते हैं। बाजगो आज के टाइम पर भले ही वीरान हो, लेकिन तब बाजगो का किला लद्दाख का सबसे मजबूत किला था। यही वजह है कि किले को घेर तो लिया गया, लेकिन मंगोल सेना अंदर नहीं घुस पाई थी। इससे मुगल फौज को टाइम मिल गया था जल्दी पहुंचने के लिए। फायदा उठाते हुए मुगल फौज जोजिला दर्रे को पार करके लद्दाख में घुसी और इसके बाद सिंधु नदी को पार करके बाजगो के किले के पास पहुंच गई। यहां पर मंगोल फौज ने राजा को घेरा हुआ था। साथ ही साथ बुशर रियासत और तिब्बत की सेना भी उनके साथ थी, लेकिन मुगलों को इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। बाजगो के पास ही एक मैदान में मंगोल और मुगलों का आमना सामना हुआ। मुगलों की फौज बेहद ताकतवर थी, इसलिए उन्होंने तीनों को एक साथ हरा दिया। नतीजा ये हुआ कि मंगोलों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मुगलों ने उनका फिर पीछा किया और लेह में स्पितुक नाम की एक जगह पर एक बार फिर से उन्हें हराया, और इस बार फिर मंगोलों को भागना पड़ा। मुगलों ने फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ा और इस बार पैगोंग झील के भी पार पहुंचा दिया गया मंगोलों को। इस तरह से मंगोलों की हार हुई और मुगलों को पश्मीना के सारे अधिकार मिल गए। इस तरह से लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब की सेना वापस चली गई, लेकिन मंगोल इस हार को भूले नहीं थे। 1684 में उन्होंने इस हार का बदला लिया और एक बार फिर हमला किया, लेकिन लद्दाख की किस्मत इस बार सही नहीं थी। इस टाइम पर औरंगजेब दक्कन में बिजी हो गया था। लद्दाख के पहाड़ी इलाके में अब उसका कोई ध्यान नहीं था। लद्दाख कमजोर था, इसलिए उसके राजा की हार हो गई। इस लड़ाई से तिब्बत और लद्दाख के बीच में एक संधि हुई। इस संधि में तय हुआ कि लद्दाख तिब्बत को सालाना टैक्स देगा। इसी संधि के तहत दोनों देशों का एक बॉर्डर फिक्स किया गया और दोनों देशों ने माना कि एक दूसरे के मामले में दोनों दखल नहीं देंगे। साल 1835 तक ये लाइन बनी रही और इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ एक और लाइन बनाई, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। भारत और चीन के बीच का विवाद इसी लाइन को लेकर है, क्योंकि चीन ने इस लाइन को कभी माना ही नहीं। साल 1962 का युद्ध इसी लाइन की वजह से हुआ था और ये झगड़ा आज भी जारी है। आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम देखते हैं, वो लाइन 1684 में तिब्बत और लद्दाख के युद्ध के बाद बनाए गए बॉर्डर के आसपास की लाइन है। इस तरह से मंगोलों से भारत में मुगलों की आखिरी लड़ाई हुई थी, जिसका कनेक्शन आज तक जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगलों और मंगोलों की लड़ाई की, जिसका कनेक्शन आज तक हमारे देश के और चीन के बीच में विवाद की वजह है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।